हेलो एवरीवन। BSOG 171 में हम लोग ब्लॉक 2 कवर कर रहे थे और पिछले क्लास में मैं आपको यूनिट 8 कवर करा दी थी, ट्राइब्स एंड इथनिसिटी। देख लो, ये सारे चीज़ मैं आपको कवर करा दी थी। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 9, फैमिली एंड मैरिजेस। ये जो यूनिट 9 चैप्टर है ये BGDG 172 यानी कि जो हमारा जेंडर सेंसिटाइजेशन का बुक है उसका यूनिट 5 भी बिल्कुल सेम चैप्टर है, फैमिली एंड मैरिज। ठीक है, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में दिए गए हैं, आप उसे एक बार देख लो। यूनिट 5 मैं कवर करा चुकी हूँ। ठीक है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। लेकिन मैं BSOG कवर करा रही हूँ तो मैं इस चैप्टर को छोड़ूंगी नहीं, इसे भी कवर करा दूंगी। तो इस चैप्टर को मैं एक ही वीडियो में कवर करा दूंगी क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे मैं बता दूंगी। और साथ में आप यूनिट 5 देख लेना जेंडर सेंसिटाइजेशन का, तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स रिपीट है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वो सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसका कंटेंट देख लेते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन, ठीक है, फिर है द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली, द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, पैटर्न्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ स्पाउस, मैरिज राइट्स, चेंजेस इन द फैमिली एंड द मैरिज। तो इन सारे ही टॉपिक को आज ही मैं कवर करा दूंगी एक ही वीडियो में। ठीक है, तो देखो इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं है, बस यही बताया गया कि फैमिली और मैरिज ये क्या है, एक फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन है ह्यूमन सोसाइटी का। ठीक है, ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है सोशल रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि अगर सोसाइटी में कोई भी रिलेशन बनता है तो उसका जो बेस है वो है फैमिली और मैरिज। ठीक है, बस इतना ही कहा जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव करते हैं, द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली। यहाँ पे वर्ड है फैमिली। फैमिली का मतलब क्या है, एक ग्रुप कंप्राइजिंग पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, यानी कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन साथ में मिलके क्या बनाते हैं, फैमिली। ठीक है, ये है इसका डेफिनेशन। उसके बाद देखो, फैमिली बहुत टाइप के होते हैं, बच्चे से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, स्मॉल फैमिली, बिग फैमिली, जॉइंट फैमिली। ठीक है, अभी हमें ये नहीं पढ़ना, अभी हमारे बुक में दो फैमिली दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहला है न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, और दूसरा है जॉइंट फैमिली। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस जान लेते हैं। तो न्यूक्लियर फैमिली क्या होते हैं, ऐसे फैमिली जिसमें मैन हो, उनकी वाइफ हो और उसके अनमैरिड चिल्ड्रन हो। ठीक है, यहाँ पे क्या वर्ड आया, अनमैरिड, यानी कि बेसिकली क्या होते हैं, फादर, मदर और उसके चिल्ड्रन। ठीक है, ये हो गया हमारे न्यूक्लियर फैमिली। नेक्स्ट है जॉइंट फैमिली। इसमें क्या होंगे, इसमें होंगे जो न्यूक्लियर फैमिली में मेंबर है प्लस उसके रिलेटिव्स, इन दोनों का सम अप क्या है, जॉइंट फैमिली। ठीक है, यानी कि इजी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, फादर, मदर, चिल्ड्रन और उसके सारे रिलेटिव्स, यानी कि अंकल, आंट, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, वो सारे मिलके बनाते हैं जॉइंट फैमिली। ठीक है, इसके अलावा दो टर्म है, फिलियल रिलेशनशिप, फ्रेटर्नल रिलेशनशिप। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो देखो फादर और सन का जो रिलेशनशिप होता है उसे हम फिलियल रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, और दो ब्रदर के बीच में जो रिलेशन होता है उसे कहते हैं फ्रेटर्नल रिलेशनशिप। ठीक है, इन दोनों रिलेशन के अलावा वाइफ और हस्बैंड के बीच के रिलेशन को हम कहते हैं कॉन्जुगल रिलेशनशिप। ठीक है, CONJUGAL, कॉन्जुगल रिलेशनशिप। तो आई होप तीनों टर्म आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे मूव करते हैं। आगे है द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। तो अभी मैंने आपको बताया कि मैरिज क्या था, ये रिलेशनशिप था और ये सोशली अप्रूव्ड होता है। ठीक है, अगर सोसाइटी नहीं बोलेगा तो मैरिज मैरिज नहीं है, इसीलिए मैरिज का क्राइटेरिया डिफाइन किया हुआ है क्योंकि इसे सोशली अप्रूव्ड कराना है ना। तो बेसिकली मैरिज दो ही तरीके से अप्रूव कराया जा सकता है, कस्टम से या फिर लॉ से। ठीक है, आप अपने कल्चर के अकॉर्डिंग शादी कर लो या फिर लॉ के थ्रू अपने आप को रजिस्टर करवा लो। तो इन दो तरीकों से आप क्या कर सकते हो, इस रिलेशन को अप्रूव करा सकते हो। ठीक है, उसके बाद हिंदू टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि मैरिज के 3 मेन एम्स हैं। क्या क्या है, पहला है धर्म, दूसरा है प्रज और तीसरा है रति। तो धर्म का मतलब क्या हुआ, ड्यूटी, प्रज प्रोजेनी और रति सेंसुअल प्लेजर। तो ड्यूटी, प्रोजेनी और प्लेजर, ये 3 है मेन एम मैरिज के। ठीक है, और ये 3 एम हिंदू टेक्स्ट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एज एट मैरिज इन इंडिया। अब मैरिज क्या है ये तो समझ गए, लेकिन करना कब है। ठीक है, एज क्या है, तो मेनली इसके लिए लॉ है। ठीक है, इसमें से 2 लॉ आपके बुक में दिए गए हैं, इसे देख लो। तो सबसे पहला देखो, द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929। देखो यहाँ क्या लिखा है, 1929, यानी कि इंडिपेंडेंस के पहले ये एक्ट आया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई थी। ठीक है, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग मिनिमम एज फिक्स किए गए थे बॉयज़ और गर्ल के मैरिज के लिए। तो गर्ल के मैरिज के लिए मिनिमम एज क्या था, 14 ईयर्स। ठीक है, और बॉयज़ के लिए था 17 ईयर्स।
ठीक है। उसके बाद देखो फिर इस एक्ट में अमेंडमेंट किया गया 1978 में, इंडिपेंडेंस के बाद, और फिर मिनिमम एज को बढ़ा के लड़कियों के लिए 14 से 18 कर दिया गया और बॉयज़ के लिए 17 से 21, ठीक है। अभी भी रिसेंट में अमेंडमेंट हुआ है और गर्ल के एज को 21 कर दिया गया है, ठीक है, लेकिन ये आपके बुक में नहीं दिए गए, तो आपको बस यही दो याद रखना अभी, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ मैरिज। तो BSOG में सिर्फ 3 ही टाइप के मैरिज बताए गए हैं। तो सबसे पहला है मोनोगेमी। मोनोगेमी का मतलब क्या हुआ? सिंगल मैरिज, यानी कि 1 वाइफ एंड 1 हस्बैंड, ठीक है। और पॉलीगिनी और पॉलीएंड्री को कहा जाता है पॉलीगेमी, ठीक है, पॉलीगेमी। इसके 2 सब पार्ट्स हैं, पॉलीगिनी और पॉलीएंड्री। अब देखो पॉलीगिनी का मतलब होता है 1 मैन विथ सेवरल वुमेन, यानी कि पॉलीगिनी में क्या हो गए, 1 मैन हो गए और मोर देन 1 वुमेन, ठीक है। ये हो गया किसका? पॉलीगिनी का। फिर देखो पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री में क्या है? 1 वुमेन विथ सेवरल मैन, यानी कि यहाँ पे क्या है, 1 वुमेन है लेकिन मोर देन 1 मैन है, ठीक है। ये हो गए पॉलीएंड्री, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। सबसे पहला है व्हाट इज लीगली प्रिस्क्राइब्ड एज एट मैरिज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स इन इंडिया। अभी मैंने बताया एक्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हाट आर द 3 फॉर्म्स ऑफ मैरिज फाउंड इन इंडिया। ये भी अभी मैं आपको करा दी, ठीक है। तो आई होप आप इसे लिख लोगे, ठीक है। आगे मूव करते हैं। आगे देखो क्या है, पैटर्न्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ स्पाउस। मैरिज के लिए किस तरीके से हम स्पाउस का सिलेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे इंडोगेमी क्या है। इसका मतलब होता है कि एक सर्टेन बाउंड्री फिक्स कर दिया गया है, आपको उसी के अंदर शादी करना है। अब वो बाउंड्री क्या हो सकते हैं, यानी कि आप सेम कास्ट में शादी करो, आप सेम क्लैन में शादी करो, आप सेम रिलीजियस ग्रुप में शादी करो, ये सारे हो गए इंडोगेमी में, ठीक है। अब कास्ट, रिलीजन, ये सारी चीज़ तो आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है। इसका 2 सब पार्ट है, पहला है हाइपरगेमी, दूसरा है हाइपोगेमी। तो सबसे पहला हाइपरगेमी समझते हैं। हाइपरगेमी में क्या हुआ, जो हस्बैंड है ना वो हाई कास्ट के होंगे, ठीक है, और वाइफ लो कास्ट की। फिर है हाइपोगेमी। हाइपोगेमी में क्या होंगे, वोमेन हाई कास्ट की होगी और मैन लो कास्ट के होंगे, ठीक है। दोनों में डिफरेंस पता चल गया। अब आप बोलोगे कि इंडोगेमी में तो आपने बताया कि एक सर्टेन बाउंड्री फिक्स है, उसमें शादी करना है। हाँ मैंने ऐसा बताया, लेकिन मैंने ये बताया कि वो बाउंड्री क्या हो सकता है, वो सेम कास्ट का हो सकता है, सेम रिलीजियस ग्रुप का भी हो सकता है, सेम रेशियल ग्रुप का हो सकता है, सेम क्लैन का भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप रिलीजन देखते हो तो उसमें कितने सारे सब रिलीजन है, ठीक है, और उस रिलीजन के अंदर ही कास्ट आता है और कास्ट के अंदर भी बहुत सारे सब कास्ट आते हैं, ठीक है। तो उसमें से जो हाईएस्ट ग्रुप होंगे ना, यानी कि अगर हस्बैंड हायर कास्ट के होंगे तो वो हो गए हाइपरगेमी, और वुमेन हायर कास्ट की होगी तो वो हो गए हाइपोगेमी, ठीक है। तो अब कोई डाउट नहीं बचेगा। फिर देखो नेक्स्ट है एक्सोगेमी। अब एक्सोगेमी को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके समझेंगे। सबसे पहला देखो, सबसे पहला केस है नॉर्थ इंडिया का और दूसरा केस है साउथ इंडिया का। तो नॉर्थ इंडिया में अगर विलेज में कोई लड़की है तो वो लड़की सिर्फ अपने माँ बाप की लड़की नहीं है, पूरे विलेज की लड़की है। अगर इस लड़की का शादी होगा तो उस विलेज में नहीं होगा, ठीक है, इस विलेज के बाहर होगा, यानी अपने बिरादरी वालों से बाहर शादी करवाना क्या हो गया, एक्सोगेमी, ठीक है। ये नॉर्थ इंडिया का केस है, नॉर्थ इंडिया में विलेज के बाहर शादी करवाना है, ठीक है। लेकिन साउथ में ऐसा केस नहीं है। साउथ में है कि हमारे खुद के जनरेशन से नहीं होने चाहिए, यानी कि मेरा खुद का अपना भाई या बहन या फिर मेरे पैरेलल कज़न, इससे बाहर होंगे तो हम शादी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने विलेज में भी शादी कर सकते हैं, बस मेरे जनरेशन का नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 2 केस है। अब एक्सोगेमी में भी 2 सब टर्म्स दिए गए, इसे भी देख लो। सबसे पहला है सगोत्रा एक्सोगेमी, ये मेनली नॉर्थ इंडिया में प्रिवेल करते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया ना कि कास्ट के अंदर क्या होते हैं, सब कास्ट, हिंदी में समझो जाति के अंदर क्या होते हैं, गोत्र, ठीक है। तो जिसका गोत्र सेम होगा उससे हम शादी नहीं करेंगे, क्योंकि माना जाता है कि गोत्र क्या है, ये हमारा एंसेस्टर रिलेशन है। अगर किसी 2 का गोत्र सेम हो गया, यानी कि हमारे पहले हमारे जो दादा परदादा हुआ करते थे उनका कोई रिलेशन जरूर होगा इनसे, अगर सेम गोत्र के हैं तो, ठीक है। तो इस तरीके से सेम गोत्र में शादी नहीं किया जाता है। ये है नॉर्थ इंडिया का कहानी। अब देखो कौन कौन सा गोत्र। सबसे पहला मेरे फादर का गोत्र, दूसरा मेरी मदर का गोत्र, तीसरा मेरी दादी का गोत्र और चौथा मेरी नानी का गोत्र। इन चारों गोत्र से बाहर अगर कोई है तो फिर शादी हो सकता है, ठीक है। तो मेनली नॉर्थ इंडिया में मैं क्या बताई कि यहाँ पे कज़न के बीच में मैरिज अलाउड नहीं है। ये कहाँ है, नॉर्थ इंडिया में। साउथ में जस्ट अपोजिट है, वहाँ पे कज़न के बीच में मैरिज पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है सेपिंडा, ठीक है, इसे भी समझो। सेपिंडा का मतलब होता है ए रिलेशन बिटवीन द लिविंग मेंबर्स एंड देयर डेड एंसेस्टर, यानी कि जो रह रहे हैं और जो डेड कर चुके हैं इनके बीच में रिलेशनशिप, ये कहा जाता है सेपिंडा,
इसमें भी प्रोहिबिशन है मैरिज में। कैसे देखो, अगर 7 जनरेशन है फादर साइड से तो वो मैरिज नहीं कर सकते, और 5 जनरेशन है मदर साइड से तो वो मैरिज नहीं कर सकते हैं। इसे एक एक्ट के थ्रू रखा गया है। क्या एक्ट है वो? हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955। इस एक्ट के थ्रू ये कहा गया है कि जो 7 जनरेशन है हमारे फादर का और जो 5 जनरेशन है हमारे मदर का, उनके बीच में मैरिज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताई मैं? सपिंडा। ठीक है, क्या था ये? रिलेशन था लिविंग मेंबर और डेड एंसेस्टर से। यानी कि इसमें कौन इंक्लूड होंगे? मेनली देखो हमारे फादर मदर, अंकल आंट, और मेरे दादा अगर 2-3 भाई हैं तो उनके सारे फैमिली मेंबर, ये सारे ऐड हो जाएंगे। तो ये सारे चीज़ होंगे एक्सोगेमी के अंदर। अब ये सारे चीज़ सोशियोलॉजी में जान के क्या करेंगे पता नहीं, कैसे पढ़ते सोशियोलॉजी ऑनर्स वाले। मैरिज, मुझे तो बस एक ही चीज़ लगता था कि मैरिज, उसके 2 टाइप्स है, लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज। बस इतना ही काफ़ी है। चलो, अरेंज मैरिज का नाम लिया और ये टॉपिक आ ही गया। इसके बारे में तो सभी को पता होगा। इसमें क्या होता है बेसिकली, हमारे एल्डर्स जो है, हमारे पेरेंट्स, हमारे गार्जियन, ये सारे हमारे लिए लाइफ पार्टनर चुन के लाते हैं। ये हो गया अरेंज मैरिज, और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है मैरिज राइट्स। कितने सारे रिचुअल्स होते हैं मैरिज में, ये सारे देख लो। तो सबसे पहले बेसिक राइट्स क्या है हिंदू मैरिज के अकॉर्डिंग? सबसे पहला क्या है? कन्यादान। सभी को पता है क्या होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पानी ग्रहण, अग्नि परिण्य और है सप्तपदी। क्या है ये सारे? देखो एक एक करके बता ही देती हूँ। कन्यादान मतलब क्या हुआ? एक फादर अपनी बेटी को दान में दे देते, ये हो गया कन्यादान। ठीक है, दान में कैसे देंगे? शादी करवा के। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पानी ग्रहण। ये क्या है? बुक में लिखा गया है द क्लास्पिंग ऑफ द ब्राइड्स हैंड बाय द ग्रूम। तो यहाँ पे मतलब क्या निकल के आया कि हस्बैंड वाइफ के हाथ को पकड़ता है फेरा लेते वक्त, वो हो गया पानी ग्रहण। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अग्नि परिण्य। इसका मतलब वही हुआ कि हाथ पकड़ के जो फायर के चारों ओर 7 फेरा लेता है, वही हो गया। फिर नेक्स्ट सप्तपदी, वही हो गया, वही जो फेरा लेते हैं ना, वो 7 बार लेते हैं बस। तो ये हो गया बेसिक राइट हिंदू के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें से जो कन्यादान है ये बहुत ही पॉपुलर है, सबको पता है। ये तीनों का नाम मुझे भी आज ही पता चला। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे राइट्स दिए गए, सबसे पहला है आनंद कराज। ये बेसिकली सिख मैरिज सेरेमनी में होते हैं। तो मेनली इसमें क्या होता है, जो सिख का होली बुक है ना, उसके 4 फेरा लेते हैं कपल्स, यही है बस आनंद कराज। ठीक है, नेक्स्ट है निकाह। ये तो पता ही है, जो मुस्लिम का मैरिज होता है उसे निकाह कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ताली। ये मेनली साउथ इंडिया में होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ब्राइड के नेक में जैसे मंगलसूत्र होता है ना, वही है ताली। ठीक है, ये सिंबल होता है मैरिड वुमेन का, यही सब है बस। ठीक है, तो बेसिकली आपको याद क्या रखना है, आपको बस ये टर्म्स याद रखना है कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, आपको जो मैं पहले बताई इंडोगेमी, एक्सोगेमी, ये सारी चीज़ क्या है, ये सारे का बस आपको मीनिंग याद रखना है। इससे मेनली क्वेश्चन क्या निकलेगा, इससे कुछ भी क्वेश्चन नहीं निकलेगा। आगे सबसे लास्ट टॉपिक है चेंजेस इन द फैमिली एंड द मैरिज। 3 तरीके से पढ़ना है। सबसे पहला है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग चेंज इन फैमिली एंड मैरिज इन इंडियन कंटेक्स्ट। सेकेंड है इमर्जिंग पैटर्न्स ऑफ फैमिली एंड मैरिज। फिर तीसरा है रीसेंट ट्रेंड इन द मैरिज, किस वजह से फैमिली और मैरिज में चेंजिंग आया। सबसे पहला इकोनॉमिक फैक्टर। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अगर ज़्यादा होगा तो इनकम बढ़ेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगे, तो इसके वजह से क्या होगा, लोगों का दिमाग खुलेगा, वो बाहर जाएंगे, माइग्रेट करेंगे, बाहर के लोगों को देखेंगे कि गांव में किस तरीके का ढकुसलापन चल रहा है और शहर में कैसा सिचुएशन है। दूसरे जगह जाएंगे, दूसरे जगह के लोगों को देखेंगे, वहाँ की सिचुएशन अगर बेटर है तो उस वजह से क्या होगा, धीरे धीरे फैमिली और मैरिज में चेंजिंग आना स्टार्ट होगा। ये इकोनॉमिक फैक्टर कब से स्टार्ट हुआ, ब्रिटिश के टाइम से ही। ठीक है, उस टाइम में ही बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स आ गए थे जो बहुत सारे मैरिज के एक्टिविटीज़ को चेंज किए। ठीक है, तो जैसे आप पहले ही देख लो, पहले मैरिज के ही अंदर क्या होता था, सती। ठीक है, सती क्या था, ये मैरिज के ही वजह से तो होता था ना सती। अगर किसी का पति मर गया हो तो उस लड़की को भी बैठा के जला दिया जाता था। तो इस चीज़ में चेंजिंग कब स्टार्ट हुआ, जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़े, लोगों के इनकम बढ़े, लोगों का सोच बढ़ा। इसके अलावा दूसरा फैक्टर क्या है, एजुकेशनल फैक्टर। ये भी ब्रिटिश के टाइम से ही। ठीक है, एजुकेशन इंक्रीज हुआ, यहाँ पे लोगों में वेस्टर्न आइडियाज़ डेवलप हुए, लोग पढ़ना स्टार्ट किए, तो यहाँ के हिंदू कस्टम्स जो थे, मुस्लिम कस्टम्स जो थे, उसे चैलेंज करना स्टार्ट किए, और ये चैलेंज ही क्या किया, चेंज किया मैरिज और फैमिली में। ठीक है, फिर है लीगल फैक्टर। अब ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे उस टाइम में, बहुत सारे लॉ ला रहे थे। जैसे अभी हमने देखा ना, मिनिमम एज क्या होना चाहिए शादी का, वो सारे क्या है, लीगल फैक्टर ही तो है। ये क्या कर रहा है, चेंजिंग कर रहा है ना। वो अलग बात है कि लॉ को लोग सीरियसली नहीं ले रहे, एज के पहले शादी हो जा रही है। ठीक है, लेकिन फिर भी लॉ तो है, कोई आवाज़ उठाएगा तो उसे दबाया नहीं जाएगा, उसे इंसाफ मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें। फिर नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन। मैंने आपको बताया ये किससे लिंक है, इकोनॉमिक फैक्टर से। इकोनॉमी बढ़ेगा, लोग माइग्रेट करेंगे, बाहर जाके काम करेंगे, तो अर्बनाइजेशन होगा। अर्बनाइजेशन से क्या होगा, माइंड का डेवलपमेंट होगा, मॉडर्नाइजेशन होगा, और ऑब्वियसली चेंजिंग आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इमर्जिंग पैटर्न्स ऑफ फैमिली एंड मैरिज। इसमें बेसिकली हम क्या देखते हैं
कि देखो किस तरीके से पैटर्न चेंज हुआ, किस तरीके से इमर्जेंस हुआ। पहले क्या था, पहले हस्बैंड बाहर जाके काम करेंगे और वुमेन जो है यानी कि वाइफ जो है वो घर के कामों में इन्वॉल्व होगी। ये पैटर्न था फैमिली और मैरिज का। लेकिन अब क्या है, अब वाइफ और हस्बैंड दोनों को ही अपॉर्चुनिटीज़ है, दोनों ही बाहर जाके अपना अपना एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं और उससे इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इस वजह से भी क्या हुआ, चेंजिंग आया, है ना। फिर देखो नेक्स्ट है रीसेंट ट्रेंड्स इन द मैरिज। सबसे बड़ा ट्रेंड क्या है, इंटरकास्ट मैरिज। इंटरकास्ट मैरिज को लॉ का रिकॉग्निशन मिल गया है, ठीक है। अब पहले का जमाना नहीं रहा, अब बहुत सारी चीज बदल चुके हैं। तो लॉ के थ्रू बहुत सारे राइट्स मिले और बहुत सारे गलत चीज़ों को रोका गया है, ठीक है। जैसे कि देखो डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट है ना, तो डॉरी किसके अंदर आ रहा था, मैरिज के अंदर ही ना, तो इसमें चेंजिंग आया, है ना। इंटरकास्ट मैरिज स्टार्ट हुए, अब लड़कियां खुद से अपने स्पाउस को सेलेक्ट कर सकती है। अब तो सेम सेक्स मैरिज भी अलाउड है इंडिया में, है ना। बहुत सारे रिसेंट में चेंजिंग आए हैं, ठीक है। और आपको पता है राइट टू मैरी आर्टिकल 21 के अंदर आता है, ठीक है। आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और ये क्या है, फंडामेंटल राइट। अगर आपका फंडामेंटल राइट कोई वायलेट कर रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। ये बस मैं आपको एक्स्ट्रा में बता दी, ठीक है। तो इस तरीके से मैरिज में चेंजिंग आए हैं, फैमिली में चेंजिंग आए हैं, ठीक है। तो चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद मैं आपको दोनों में डिफरेंस बता देती हूँ, किसमें यूनिट 9 BSOG का और यूनिट 5 BGDG का, ठीक है। इन दोनों में बस एक ही डिफरेंस है। देखो इसमें आपको सारी चीज़ बता दी है कि कैसे फैमिली मैरिज है, कैसे इसमें चेंजिंग आया, ठीक है। लेकिन जो यूनिट 5 है ना जेंडर सेंसिटाइजेशन का, उसमें आपको जेंडर की सेंसिटिविटी के बारे में बताया, किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होता है मैरिज से, किस तरीके से वुमेन को दबाया जाता है मैरिज की वजह से, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको कहाँ मिलेंगे, ये सारे आपको जेंडर सेंसिटाइजेशन में मिलेंगे, ठीक है। यही था दोनों में बेसिक डिफरेंस। आप इस वीडियो को भी देखो और इसके साथ साथ जेंडर सेंसिटाइजेशन का भी वीडियो देख लो यूनिट 5 का, ठीक है। इससे आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा और सारे इश्यूज क्लियर होंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। देखो मैं सारे चीज़ आपको कवर करा दी। बहुत सारे मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं जल्दी वीडियो कवर करा दूँ। तो टोटल BSOG में 12 चैप्टर है और यूनिट 9 आज कवर हो गया। अब बस 3 ही चैप्टर बचे हैं, तो आप परेशान बिल्कुल ना हो, 5 से 6 दिन में ये भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं जेंडर सेंसिटाइजेशन का बचे हुए टॉपिक को कवर करा दूंगी, ठीक है। तो आपके दोनों ही सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। फिर मैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की वीडियो को कंटिन्यू करूँगी। मैं उसे इसलिए रोक दी क्योंकि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, लेकिन ये दोनों सब्जेक्ट आपको सब्जेक्टिव वे में पूछे जाएंगे, इसीलिए मैं इसे पहले कवर कराई इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को रोक के, ठीक है। मैं सारे चीज़ कवर करा दूंगी, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, ठीक है। बस सपोर्ट करो। तो फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।